सद्दाम हुसैन के नाम से सबसे पहले जो ख्याल आती है वो है तानाशाह, क्रूर और युद्धबंदी। लेकिन ये कहानी सिर्फ हेट या पब्लिक ओपिनियन की नहीं होगी, बल्कि हम देखेंगे कि वो कौन था, उसकी राजनीति की जड़ें क्या थीं और आखिरकार उसे ट्रायल तक कैसे लाया गया। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक़ के अल औजा गांव में हुआ था, एक गरीब और चुनौतीपूर्ण माहौल में, जहां अंबाशन भी था और संघर्ष भी। 1956 में उन्होंने बैरूत से लॉ और राजनीति की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ होने वाले शियाओं के उत्पीड़न को देखा। इसने उनके अंदर ताकत, सत्ता और इन दलितों के लिए लड़ने की आग जलाई। 1968 में बादशाह कासिम को सत्ता से हटाकर बाथ पार्टी की सरकार बनी, जिसमें सद्दाम ने अपनी पकड़ मजबूर की। उन्होंने धमकी, हिंसा और राजनीतिक हत्या का इस्तेमाल इंतकाम या विरोधियों की चुप्पी के लिए किया। खासकर 1962 में बैरियर पार्टी के आंतरिक विद्रोह के दौर में। ये दौर सद्दाम की बढ़ती हिंसात्मक छवि का प्रारंभ था। 1979 में राष्ट्रपति शक्ति संपन्न थे, मगर उनका सबसे पहला कदम था खुद को जिम्मेदार ठहराना। उन्होंने त्यागपत्र देने वाले दादा यासिन को फांसी देने तक की कार्रवाई की। दूसरों को संदेश देने के लिए इसने एक रणनीतिक रूप ले लिया, जहां डर और जबरदस्ती से सत्ता बनी रही। ईरान इराक युद्ध 1980, अरब हातांबू, कुवैत पर आक्रमण 1990 और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यही सिखाते हैं कि सद्दाम सिर्फ जनसंख्या को नहीं, बल्कि पूरे आइडिया कि मैं नियंत्रण में हूं को नियंत्रित करते थे। 2003 में जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने विकासशील देश को लोकतंत्र से जोड़ने के नारे पर ट्रायल स्थापित किया, तब सद्दाम को इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल के अधीन टिका दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह ट्रायल वाकई न्याय के लिए था, या फिर यह सिर्फ एक शो ट्रायल था जिसमें पहले से निर्णय तय था और शक्तियों की प्रतिष्ठा बचाने का माध्यम था। 1982 के गर्म दिनों में इराक़ के छोटे शहर दुजैल में एक ट्रक को लक्षित एक असफल हमले के बाद सद्दाम हुसैन ने बेहद जल्दबाजी में जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। असफल हमले का लक्ष्य था सद्दाम की सुरक्षा को चुनौती देना। इसके जवाब में सद्दाम के विशेष सुरक्षा दस्तों ने पूरे शहर को निशाना बनाया। लगभग 800 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 138 वयस्कों और 10 बच्चों को समरी ट्रायल के बाद फांसी की सजा दी गई और शेष परिवार को भीषण परिस्थितियों में जेल या दक्षिण इराक के रेगिस्तान में निर्वासन का सामना करना पड़ा। असल में दुजैल नरसंहार सज्जा नहीं, बल्कि एक संदेश बन गया, जो भी किसी भी रूप में विरोध करेगा उसका अंजाम यही होगा। इस केस को ट्रायल का पहला मामला इसीलिए चुना गया क्योंकि इसके सबूत, जैसे आदेशों पर हस्ताक्षर, अधिकारियों की रिपोर्ट, वीडियो क्लिप, अपेक्षाकृत स्पष्ट और दस्तावेजीकृत थे। स्पेशल ट्रिब्यूनल एक कानूनी प्रयोग या एक शो? 2003 में इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल, बाद में हाई ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। लेकिन यह अदालत कितनी न्याय संगत थी, ये एक बड़ा सवाल था। इस ट्राइब्यूनल की स्थापना अपनी संरचना, जजों की नियुक्ति और संचालन में बाहरी राजनीतिक नियंत्रण की वजह से आलोचना का विषय बनी थी। जजों की स्वतंत्रता पर भारी संदेह थे। सितंबर 2006 में प्रधान न्यायाधीश को प्रधानमंत्री द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि वे बचाव पक्ष के प्रति संवेदनशील माने जा रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दुजैल और एनफल के ट्रायल्स को असमान और वेग चार्जेस वाले बताया, जहां गवाहों की पहचान छुपी रखी गई और बचाव पक्ष को उनके खिलाफ तर्क प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया गया। प्रक्रियात्मक और कानूनी खामियां। फेयर ट्रायल की अनदेखी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस मुकदमे को फंडामेंटली फ्लॉड, यानी मौलिक रूप से दोषपूर्ण बताया। विरोधियों के गवाहों की सुरक्षा की कमी, सबपूइना या वीडियो गवाहों को न सुनना और डिफेंस वकीलों का मर्डर जैसे घटनाओं ने मुक्त व निष्पक्ष बचाव को असंभव बना दिया। लिंकेज एविडेंस, यानी यह बताने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ या दस्तावेज नहीं पेश किए गए कि सद्दाम ने जानबूझकर क्या किया था। आधार केवल
दस्तावेजी आदेश पर रहा और उनका मनोवैज्ञानिक या नेतृत्व संबंधी इरादा साबित नहीं हो पाया। कानूनी प्रक्रिया। एक ही दिन में सबूत जमा करना, गवाहों की गवाही पढ़कर सुनाना, रिकॉर्डिंग को छुपाना और दिवालियापन जैसे मुद्दों ने कानूनी समता, इक्वालिटी ऑफ आर्म्स को तहस नहस कर दिया। 19 अक्टूबर 2005 को ट्रायल शुरू हुआ और नवंबर 2006 तक पूरा हुआ। लेकिन इस बीच जो सुरक्षात्मक माहौल, राजनीतिक धक्का और मीडिया का दबाव था, उसने प्रक्रिया को रोककर न्याय को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। प्राप्त फैसलों पर अपील कमरा स्थापित तो किया गया, लेकिन न्यायपूर्ण प्रक्रिया शंका अधिक पैदा कर रही थी। न्यूयॉर्कर ने लिखा कि कोर्ट अमेरिकी फंडिंग और सहायता से संचालित था। अमेरिका नियंत्रित इसे, जो ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। दुजैल ट्रायल ने तय किया कि सडम गुनहगार था, लेकिन सवाल यही रहा कि क्या यह फैसला खुद को साबित करने वाला ऐतिहासिक न्याय था या केवल दिखावा नेताओं की संतुष्टि का। प्रक्रिया में ऐसी खामियां थीं जो न्याय की आत्मा को सवालों के घेरे में छोड़ गईं। 2003 ये साल पूरी दुनिया के लिए और खासतौर पर इराक के लिए एक बड़ा मोड़ था। अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स यानी विनाशकारी हथियार है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। ये दावा था या बहाना, ये सवाल आज भी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया के सामने कहा, ईदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट्स, यानी या तो तुम हमारे साथ हो या आतंकवादियों के साथ। इराक को उन्होंने सीधे निशाने पर ले लिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला कर दिया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। टेलीविजन पर पूरी दुनिया ने वो नज़ारा देखा जब सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिरा दिया गया। वो तस्वीर आज भी एक दौर के अंत की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। लेकिन असली सद्दाम कहाँ थे? कई महीनों तक वो गायब रहे। CIA और अमेरिकी सेना उन्हें खोजने के लिए रात दिन ऑपरेशन चला रही थी। आखिरकार दिसंबर 2003 में ऑपरेशन रेड डॉन में उन्हें पकड़ा गया। वो एक छोटे से गांव एड-डोर में एक अंडरग्राउंड हाइडआउट में छिपे हुए मिले। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हालत दुनिया ने पहली बार बिना किसी तामझाम के देखी। लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, थके हुए चेहरे के साथ। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध, जनसंहार और हजारों लोगों की हत्या के आरोप लगे। 2006 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को ईद के दिन उन्हें फांसी दी गई। ये वो पल था जब इराक में एक दौर खत्म हुआ, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या सद्दाम वाकई खलनायक थे या फिर वो अमेरिका की पॉलिटिक्स का शिकार बन गए? 2003 में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन रेड डॉन शुरू किया। महीनों की तलाश के बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को एक छोटे से गड्ढे से पकड़ा गया, जिसे स्पाइडर होल कहा गया। उनकी हालत देखकर दुनिया हैरान रह गई। वो पहले वाला ताकतवर डिक्टेटर नहीं, बल्कि दाढ़ी से भरा थका हुआ आदमी था। अमेरिका ने उन्हें एक खास ट्रायल कोर्ट में पेश किया। 2004 में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चला। कोर्ट में सद्दाम ने खुद को इराकन का वैध राष्ट्रपति बताते हुए अमेरिकी दखल को गैर कानूनी कहा, लेकिन सबूत भारी थे। 1990 के कुवैत आक्रमण से लेकर 1980 के ईरान युद्ध और कुर्दिश गैस अटैक तक के मामले रखे गए। 5 नवंबर 2006 को अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह, ईद से ठीक एक दिन पहले, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। फांसी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ और पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सद्दाम का मुकदमा फेयर नहीं था। उनके खिलाफ गवाहों और सबूतों की प्रस्तुति में अमेरिकी प्रभाव साफ दिख रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें फांसी देकर अमेरिका ने इराक पर अपना कंट्रोल आसान बना लिया, जबकि असली मकसद तेल के भंडार पर कब्जा था। सद्दाम की फांसी के बाद इराक का जो भविष्य था, वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ अमेरिकी सेना ने लोकतंत्र की बातें की, तो दूसरी तरफ इराक में धार्मिक और नस्ली तनाव चरम सीमा पर पहुंच गए।
इराक में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच पुरानी दुश्मनी फिर उभर आई। शिया बहुल सरकार ने सत्ता संभाली, लेकिन सुन्नी समुदाय ने खुद को उपेक्षित महसूस किया। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने हालात को और बिगाड़ दिया। यहीं से उभरा एक नया आतंकवादी संगठन, आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसने 2013 से 2014 के बीच पूरे मध्य पूर्व में तबाही मचाई। उनका मकसद था एक कट्टरपंथी इस्लामी खिलाफत की स्थापना, जिसमें न सिर्फ इराक बल्कि सीरिया और उससे आगे के देश भी शामिल थे। 70 साल की तानाशाही, विदेशी हस्तक्षेप और सामाजिक टूट-फूट ने इराक को ऐसे हालात में ला दिया जहां आतंकवाद फल फूल रहा था। सद्दाम के शासनकाल के बाद इराक की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति, धर्म और ताकत के संघर्ष की कहानी बन गई। सद्दाम का ट्रायल, उसकी फांसी और उसके बाद का इराक इतिहास के सबसे बड़े ड्रामों में से एक है। न्याय, बदला और राजनीति के इस जाल में आम जनता को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। सद्दाम की गिरफ्तारी और फांसी के बाद अमेरिका ने इराक में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र का मॉडल पेश किया, चुनाव कराए और स्थानीय सरकारों को सत्ता सौंपी। लेकिन ये प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल और विवादित साबित हुई। इराक एक बहुसंख्यक शिया देश है, लेकिन सुन्नी और कुर्द भी वहां बड़ी आबादी में हैं। अमेरिकी प्रशासन की योजनाओं में इन सभी समुदायों को संतुलित तरीके से जोड़ना बेहद जरूरी था। हालांकि अमेरिका की अधिनायकवादी नीतियों और स्थानीय समुदायों की असहमति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। शिया नेतृत्व वाली सरकार ने सुन्नी समुदाय को राजनीतिक और सैन्य मामलों से बाहर रखा, जिससे तनाव और हिंसा बढ़ी। कई बार सुरक्षा बलों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, जिससे विद्रोह और आतंकी गतिविधियां बढ़ीं। इसके परिणाम स्वरूप देश गृहयुद्ध के कगार पर पहुंच गया। इराकी में अस्थिरता का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ा। ईरान ने शिया नेतृत्व को समर्थन दिया, जबकि सऊदी अरब जैसे देश सुन्नी समूहों का समर्थन कर रहे थे। इस तरह इराक का संघर्ष एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष में बदल गया। अमेरिका के लिए भी इराक का युद्ध महंगा साबित हुआ। लाखों अरबों डॉलर खर्च, हजारों सैनिकों की मौत और बढ़ती वैश्विक नफरत। अमेरिका की छवि कई देशों में खराब हुई। सद्दाम हुसैन का ट्रायल केवल एक तानाशाह के न्याय की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बड़े भूराजनीतिक खेल का हिस्सा था। अमेरिका का इराक पर कब्जा, क्षेत्रीय शक्तियों की रणनीतियां और स्थानीय समुदायों के संघर्ष ने इराक को आज भी संकट में डाला हुआ है।